हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। होप आपने मेरी पिछली वीडियो अच्छे से देख ली होगी। उसमें जो बैलेंस शीट का कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब उस बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट से हमारी एक इक्वेशन सामने आई थी, दैट इज असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो उसी इक्वेशन के बिहाफ पर आज जो हम हैं अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करना है, राइट। तो ये एक क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। मींस कि ये जो नीचे ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, इनके बिहाफ पर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, और साथ के साथ आपने एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो चलिए अब अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज इज फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके फर्स्ट कॉलम में जो लिखा जाता है दैट इज सीरियल नंबर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन होती है दैट इज असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ये हमारा फॉर्मेट है, इसके अंदर हमने अपनी ट्रांजेक्शन को फिल करनी है। अब कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी जो ट्रांजेक्शन है दैट इज मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपीज की कैश लगा के। तो अब इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले सीरियल नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर में यहां हमने लिखना है अपना फर्स्ट, उसके बाद हमने जो ट्रांजेक्शन है ये लिखनी है, हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है बिजनेस, तो हम यहां लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ठीक है, कि हमने 1 लाख के साथ बिजनेस शुरू किया है। अब जब बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या होता है, एक तो कैश आएगी बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीस की, ठीक है, और दूसरा जिस पैसे के साथ हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो ये जो 1 लाख रुपीस है ये दो जगह जाएगा। एक बार हमारा एसेट्स के अंदर जो बनेगा कैश का हेड बनेगा, यहाँ पर इस कैश में लिखा जाएगा कि हमने 1 लाख रुपीस जो है कैश हमारे बिजनेस में आ गई है। और इसके बाद एक बार हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल के अंदर हमारा लिखा जाएगा कि हमारी कैपिटल जो है वो 1 लाख से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। कि बिजनेस शुरू जब तक नहीं हुआ था तब तक हमारे पास ना तो कोई कैश थी और ना ही हमारी कैपिटल थी, पर जब हमने बिजनेस शुरू किया तो एक हमारे पास बिजनेस के अंदर कैश आ गई है और दूसरा हमारी क्या क्रिएट हो गई है, कैपिटल क्रिएट हो गई है। ये ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट चेक करते हैं हम। यहाँ हमने एक लाइन पुट करनी है, राइट। यहाँ हम फर्स्ट टाइम बच्चों ध्यान रखना क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन। अब कैश कितने की हो गई है हमारे पास, 1 लाख रुपीस की हो गई है। लायबिलिटी देखिए हमारे पास नथिंग, लायबिलिटी क्या होती है, जो पैसा हमने लोगों को पे करना होता है, ठीक है ना, फ्यूचर में जो हमने पैसा लोगों को पे करना होता है दैट इज लायबिलिटी। तो अभी तक हमारी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं है। कैपिटल हमारे पास कितने की हो गई है, 1 लाख रुपीस की हो गई है। तो इस ट्रांजेक्शन से हमारा जो इफेक्ट है क्या है, असेट्स 1 लाख और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल भी कितना है, 1 लाख। तो अगेन कोई भी आप जब ट्रांजेक्शन करोगे बच्चों तो उसके बाद ये जो इक्वेशन है अपने आप प्रूव हो जाएगी, दैट इज असेट जो है हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल आएगी। चलिए अपनी सेकंड ट्रांजेक्शन को करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिखा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5000, कि हमने फर्नीचर परचेज किया है 5000 रुपीज का कैश में। तो चलो इसको पहले हम लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ लिखते हैं परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5000, कि हमने 5000 रुपीज का जो फर्नीचर है वो कैश में परचेज किया। अब ये अब प्रैक्टिकल सोचना है बच्चों पहले, कि हम जब फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। जब हम अपने घर के लिए मान लीजिए कोई फर्नीचर खरीदने गए तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अपने घर लेकर आते हैं और पार्टी को सामने कैश पेमेंट करके आते हैं। इसमें भी हमने ये किया, हमने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर हमारे पास आया है और कैश हमारे पास से गई है। तो इसमें हम असेट्स के अंदर एक यहाँ पर हेड बनाएंगे फर्नीचर का, ठीक है। अब क्या बताया मैंने अभी कि फर्नीचर आया है तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, 5000 से इंक्रीज, कि अभी तक हमारे बिजनेस में कोई भी फर्नीचर नहीं था, पर जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास 5000 का फर्नीचर आ गया और 5000 की कैश हम पे करके आए होंगे ना, तो कैश हमारे पास से क्या हुई, कम हुई। इस ट्रांजेक्शन से लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं। तो अब फॉर्म करते हैं अपनी इक्वेशन इस ट्रांजेक्शन के बाद। अब जब यहां लिखना है बच्चों, क्या लिखना है,
न्यू इक्वेशन। तो याद रखना बच्चों, पहली बार जब लिखा जाता है तो ओनली इक्वेशन वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन। अब इस ट्रांजेक्शन से पहले कैश कितनी थी हमारे पास, 1 लाख की थी, उसमें से हमने 5000 फर्नीचर वाले को पे कर दिए, तो हमारे पास कितनी कैश रहेगी है, 95,000 की। क्लियर है। फर्नीचर कितने का है हमारे पास, दैट इज 5000 रुपीज का। लायबिलिटी 0, कैपिटल हमारी कितनी है, 1 लाख रुपीज की। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है आपको। चलिए अपने नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिखा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹56,000, कि हमने गुड्स परचेज की है, कैसे परचेज की है, क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों उधार में, कि हमने 56,000 की जो गुड्स हैं वो उधार में परचेज करी है। तो पहले हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹56,000। क्लियर है। ट्रांजेक्शन हमने लिख ली है कि हमने गुड्स परचेज करी है 56,000 रुपीज की उधार में। अब इससे क्या इफेक्ट होगा, अब प्रैक्टिकल पहले सोचना है आपने, याद नहीं करना है बच्चों, क्रैमिंग नहीं करनी है, सिर्फ ट्रांजेक्शन को समझना है, कहाँ इफेक्ट जाएगा ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब हमने गुड्स परचेज करी होगी रियलिटी में, ठीक है ना, हमारे गोडाउन में क्या हुआ होगा, माल आया होगा, गुड्स हमारे स्टोर में आई होगी, ठीक है, हमारे स्टॉक में आई होगी, और हम उधार खरीद के ला रहे हैं, हमने कैश नहीं पे की है, तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैश में नहीं जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना। अगर हमने गुड्स परचेज की होती कैश में तो कैश देकर आते तो इफेक्ट कैश में जाता, बट हमने गुड्स परचेज ही कैसे की है, उधार में की है। तो एक तो हमारा स्टॉक आया है, दूसरा क्या हुआ है, हमारे क्रेडिटर्स बन गए हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको याद होगा कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम उधार में कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे हमने गुड्स खरीदी है, चाहे हमने असेट्स परचेज करी है। तो हम कुछ भी अगर उधार में परचेज करते हैं किसी से, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और क्रेडिटर्स किसके अंदर आते हैं, हमारी लायबिलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक तो इससे हेड बनेगा हमारा स्टॉक का, क्योंकि गुड्स जो होती हैं वो किस में होती है, स्टॉक में, ठीक है। परचेज और सेल की जो भी आइटम होगी वो हम कहां से करेंगे, स्टॉक से करेंगे। और दूसरा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन को हमने उधार में माल खरीदा है, तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो दो जगह चलेगी। अब स्टॉक क्या होगा, बढ़ गया, कि हमारे पास अब तक कोई भी गुड्स बिजनेस के अंदर नहीं थी, पर जब हमने गुड्स परचेज करी तो हमारा स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया, 56,000 से, और उधर से हमारे क्रेडिटर्स बन गए। अब तक हमने किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का कोई पैसा नहीं देना था, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी, बट जब हमने उधार में माल परचेज किया तो हमारी 56,000 रुपीज की क्या हो गई, लायबिलिटी होगी। बाकी किसी भी हेड में इस ट्रांजेक्शन से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहां लिखते हैं अपनी न्यू इक्वेशन। चलिए फॉर्म कीजिए, प्लस माइनस करके देखते हैं कितना बनता है। कैश में कोई चेंज नहीं, तो डेट इज 95,000 रुपीज का। फर्नीचर में नो चेंज, डेट इज 5,000 रुपीज। स्टॉक बढ़ गया है हमारा, पहले हमारे पास नील था, कोई स्टॉक नहीं था, अब 56,000 का। क्रेडिटर्स भी हमारे इंक्रीज हो गए हैं, 56,000 के हो गए हमारे टोटल। और कैपिटल हमारी कितनी चल रही है, 1 लाख। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम फोर्थ ट्रांजेक्शन अपनी पढ़ते हैं। पेड फॉर रेंट ₹700, कि हमने क्या किया है, रेंट पे किया है 700 रुपीज का। चलो यहाँ राइट डाउन करते हैं पहले। रेंट पेड ₹700, ठीक है। 700 रुपीज का हमने रेंट पे किया। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा। अब प्रैक्टिकल होकर सोचिए बेटा, अगर आपने किसी को किराया पे किया है, आपने किसी को रेंट दिया है, या कोई भी ये खर्चा जो है ये एक्सपेंस है, ठीक है। अब बिजनेस में जरूरी नहीं सिर्फ एक ही एक्सपेंस होता है, किसी भी नाम से कोई खर्चा हो सकता है। आपने सैलरी पे की है, ठीक है ना, आपने इंटरेस्ट पे किया है, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंस किया है, आपने ट्रेवलिंग के लिए एक्सपेंस किया है। इट मीन्स कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी खर्चा आप कर रहे हो तो क्या देकर आते हो, कैश देकर आते हो। तो एक इफेक्ट तो सीधा सीधा क्या होगा, कैश होगा, कैश कम हो जाएगी। तो एक तो हमारा क्या हो गया, इतने से हमारा कैश कम हो गई। 700 का हमने किसी को रेंट पे किया तो 700 हमारी कैश कम हो गई। दूसरा, जितने भी एक्सपेंस हो, ठीक है, इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, उन सबकी कैलकुलेशन कहाँ जाएगी, कैपिटल में जाएगी। अब जितने हमारे एक्सपेंस और लॉसेज होते हैं, बच्चे ध्यान से सुनना, जितने भी एक्सपेंस होते हैं या लॉसेज होते हैं तो इनसे हमारी कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है, कम होती है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं कैपिटल में से। और जितने भी इनकम अगर आपके पास है कोई,
ठीक है, या कोई प्रॉफिट है आपके पास तो गेन है, वो क्या होगा, आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा, वो कैपिटल में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर इस ट्रांजेक्शन में ये एक्सपेंस है, हमने 700 पे किए हैं, तो एक्सपेंस एक बार हमारा कैश में से कम हो गया और दूसरी बार हमारा क्या होगा, यहां पर कैपिटल में से कम होगा। इस ट्रांजेक्शन से बाकी किसी भी हेड में हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अपनी न्यू इक्वेशन फॉर्म करते हैं, हम देखते हैं इसके बाद क्या चेंजेस किस हेड में हुआ है। यहां पर हमारा 94,300 कैश रह गया, 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 56,000 का स्टॉक है, 56,000 के ही हमारे क्रेडिटर्स हैं, यहां पर 99,300 की हमारी क्या हो चुकी है, कैपिटल हो चुकी है, क्योंकि कैपिटल खर्चों से क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर है। चलिए अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड फॉर ₹48,000, कि आपने 40,000 की कॉस्ट के जो गुड्स थी वो आपने 48,000 में सोल्ड की है। तो चलो यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन हम राइट डाउन करते हैं। गुड्स सोल्ड costing ₹40,000 for cash ₹48,000, कि आपने 40,000 की जो गुड्स है वो 48,000 में बेची है। और कैसे बेची है बेटा, कैश पे बेची है। अगर उधार वर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं लिखा होता, ऑन क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा होता, तो हम उस ट्रांजेक्शन को कैसे मानते हैं, कैश पे मानते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने सेल की है। अब एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में उठा होगा, इससे पहले हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, उन सब में सिर्फ एक अमाउंट गिवन था, जो हम कितनी जगह पोस्टिंग कर रहे थे, 2 जगह कर रहे थे। अब सेल वाली ट्रांजेक्शन में 2 अमाउंट होंगे, ठीक है ना। 2 अमाउंट क्यों होंगे, प्रैक्टिकल सोच के देखें बेटा, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमने जितने में गुड्स परचेज की होगी, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, हम उतने में तो सेल नहीं करेंगे ना, ठीक है, उससे ज्यादा में ही करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। क्योंकि बिजनेस का एक्चुअल जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, तो हमने जो गुड्स हैं जितने में हमने उसको परचेज किया होगा, डेट इज कॉस्ट प्राइस, हम उससे ज्यादा में ही उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल वाली एंट्री में आपको 2 अमाउंट होंगे, पर आपको कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर 3 अमाउंट। ठीक है, आगे ट्रांजेक्शंस में हम बाद की वीडियोस में समझेंगे कि वो इसको कैसे भी दे सकता है। ठीक है ना, इसमें सिंपल सा केस है, वर्किंग नोट के थ्रू आपको समझाती हूँ। इसमें देखिए हमारे पास एक तो सेल्स वाली ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने का वो सामान हमने परचेज किया था। जैसे इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये जो गुड्स हैं वो कितने में परचेज किए, 40,000 में परचेज किए। एक होगा आपका सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होगा कि आपने उसको कितने में मार्केट में बेचा है। जैसे इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमने जो अपनी गुड्स है 40,000 वाली कितने में सेल की है, 48,000 में सेल की है। तीसरा आपका निकलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस, क्योंकि बच्चों बिजनेस है, जरूरी नहीं है हर ट्रांजैक्शन में आपको या हर बार आपको प्रॉफिट हो। कई बार बिजनेस में ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस से कम पर भी सेल करना पड़ जाता है, इट मींस आपको लॉस भी हो जाता है। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 40,000 का जो गुड्स है 48,000 में बेचा है, सेल किया है, तो हमें यहाँ पर 8,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब सेल वाली ट्रांजेक्शन में बेटा आपने सबने यही काम करना है, आपने पहले ये 3 ट्रांजेक्शन निकालनी है, ये 3 अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है कि हमारा जो प्रोडक्ट था उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, हमारे प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है, और हमने प्रॉफिट लिया है या लॉस लिया है, बस। अब ये 3 अमाउंट निकाल ली। अब इसकी ट्रीटमेंट की कौन सी चीज किस हेड में जाती है ये ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो आपका ये कॉस्ट प्राइस है ये हमेशा आपने स्टॉक में से क्या करना है, डिडक्ट करना है। ये याद रखना बच्चों हमेशा कि कॉस्ट प्राइस जो होता है इट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक। प्रैक्टिकल सोचिए, अगर हम माल बेच रहे हैं तो वो माल कहां से जा रहा है, हमारे गोडाउन से जा रहा है, हमारे स्टॉक में से कम हो रहा है, तो वो हमने कॉस्ट प्राइस कहां से कर दी, अपने स्टॉक से भी डिडक्ट कर दी। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो सेल प्राइस है, ठीक है, जो जितने में हमने उस गुड्स को बेचा है, इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमने जो अपना प्रोडक्ट है वो 48,000 में सेल किया है। तो ये जो है, अब इसमें ध्यान रखना कि कैसे बेचा है। ठीक है, कैश में बेचा है या फिर हमने उधार में बेचा है। इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि हमने जो सेल किया है वो कैश में किया है, यानी कि हमने इसमें माल जो है नगद बेचा है, उधार नहीं बेचा है। तो आप प्रैक्टिकल सोचिए, अगर हमने किसी को गुड्स सेल की है और हमने उसको कैश में सेल की है तो हमें हमारे पास क्या आएगा, जितने का हमने उसको सेल प्राइस बोला होगा उतनी कैश आ जाएगी। तो हमने उसको 48,000 का सेल प्राइस बोला, तो हमारे पास कैश कितने की आ गई है, यहाँ पर 48,000 की हमारी कैश आ गई है।
क्लियर हुआ ये भी कि जितना हमारा जो सेल प्राइस है उससे पैसा आया है हमारे पास, तो वो पैसा आया मीन्स कैश आई है, तो कैश में प्लस कर दीजिए। अब बचा 8000 का प्रॉफिट। ये मैंने यहाँ की ट्रांजेक्शन में आपको जब बोला था ध्यान से सुनना, तो उसमें मैंने ये क्लियर कर दिया था। दोबारा से बता दूं, प्रॉफिट और लॉस जो जाते हैं कैपिटल में जाते हैं। प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आई थिंक क्लियर हुआ, ठीक है। अगर इवन लॉस होता तो हम क्या कर देते, कैपिटल में से माइनस कर देते। क्लियर है। एक बार दोबारा से रिकॉल कराती हूँ सेल की ट्रांजेक्शन। सेल की ट्रांजेक्शन में हमेशा आपने 3 प्राइस कैलकुलेट करने हैं। एक आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा, एक आपके पास सेल प्राइस होगा, एक आपका उसमें से प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक। आपने माल चाहे जैसे मर्जी सेल किया है, आपने चाहे कैश में बेचा है, आपने चाहे उधार में बेचा है, ठीक है, जैसे मर्जी आपने सेल किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक। सेल प्राइस ये देखना पड़ेगा आपको कैसे बेचा है। इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमने कैश में सेल किया है तो हमारे पास कैश आई है, कैश बढ़ गई हमारी। इस ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है, हमने 40,000 का जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर 48,000 में सेल किया, दैट इज कितना अर्न किया हमने, 8,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो वो 8,000 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। बाकी किसी भी हेड में देखिए इस ट्रांजेक्शन से कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए अपनी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है बच्चों, पहली इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। उसके बाद जितनी भी हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं डेट हम क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। बट जब हमारी लास्ट इक्वेशन होती है तो हमने उस पर क्या लिखना है, फाइनल इक्वेशन, ठीक है, जो भी लास्ट वाली होगी। अगर मान लीजिए हमारी ट्रांजेक्शन अभी 10 होती, 10 ट्रांजेक्शन होती, तो हम जब 10th ट्रांजेक्शन खत्म कर लेते, फिनिश कर लेते, तो हम उसके बाद लिखते फाइनल इक्वेशन, ठीक है। उससे पहले जितनी भी है, फर्स्ट में इक्वेशन, बीच की जितनी भी इक्वेशंस है उसमें न्यू इक्वेशंस, और लास्ट वाली में हमने क्या लिखना है, फाइनल इक्वेशन। तो कैलकुलेट करते हैं। कैश में देखिए कितना हो गया, 1,42,300, दैट इज आवर कैश। 5,000 आर फर्नीचर, ठीक है। स्टॉक कितना रह गया हमारे पास, 56,000 का स्टॉक था, उसमें से 40,000 का हमने क्या किया, सेल कर दिया, तो हमारे पास कितना रह गया, 16,000 का रह गया। क्रेडिटर्स, अभी हमने किसी की कोई पेमेंट नहीं की तो पूरे क्रेडिटर्स खड़े हैं 56,000 के। अब कैपिटल कितने की हो गई हमारे पास, 1,07,300, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों, ठीक है। फाइनल इक्वेशन तक क्लियर है कि हर ट्रांजेक्शन से हमने क्या है, दो जगह इफेक्ट जाता है। सेल वाली ट्रांजेक्शन में हमारे क्योंकि 3 अमाउंट निकल कर आते हैं तो हमने उसको 3 जगह पोस्ट करना होता है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट अपनी प्रिपेयर करते हैं। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो आपने पहली वीडियो में भी देखा था, बैलेंस शीट एज ऑन डैश डैश डैश। क्लियर। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि मैंने यहाँ पर डैश 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 क्यों लिखे, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट पर बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो हम बैलेंस शीट क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। सपोज अभी लास्ट ईयर की अगर हम बना रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, 31 मार्च 2025, जिस भी ईयर की होती है। तो क्वेश्चन में हमें ईयर दिया होता है, गिवन होता है, तो जो भी हमें उसकी एंड डेट होती है हमारे ईयर की, वो हमने यहाँ पुट ऑन करनी होती है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास डेट नहीं थी तो हमने क्या किया, डैश डैश कर दिया। फॉर्मेट आपको पता है, टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट हैंड साइड असेट्स होती है। अब हमने क्या करना है, हमारी जो फाइनल इक्वेशन थी वो हमने इसमें पुट करनी है बस। पहला हमारा क्या था, ये कैश था, तो हमने यहाँ क्या लिखा, कैश कितना है, 1,42,300। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये 5,000 का फर्नीचर था, राइट डाउन फर्नीचर 5,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा स्टॉक था, स्टॉक 16,000 रुपीज। क्लियर है। अब ये हमारे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारी लायबिलिटीज होते हैं, तो इधर हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 56,000 के। कैपिटल है नेक्स्ट हमारे पास 1,07,300, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, इसको टोटल करना है, दोनों साइडों का हम अपने टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल अगर हम करते हैं 1,63,300, इस साइड का भी करते हैं, दिस वन 1,63,300। तो आपने देखा बैलेंस शीट की दोनों साइडें जो हैं वो
इक्वल है, ठीक है, ये आनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल आ रही है, इट मींस आपने हर ट्रांजैक्शन को सही से पुट किया है जहां वो जानी चाहिए, जहां वो लिखा जाना चाहिए। बट अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, आपकी दोनों साइडें इक्वल नहीं आती है, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती की है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद आपके लिए एक काम है बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया है, ये आपने दोबारा से अपने हाथ से अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। और एक ये आपके, मैं आपको दिखा रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आपने सॉल्व करना है अपने आप से। इसमें सब ट्रांजेक्शन वही है जो मैंने अभी कराई है आपकी प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन मैंने एक्स्ट्रा डाली है, वो चेक करना आप खुद कि कौन सी एक्स्ट्रा डाली है। बट एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड जब मैं ट्रांजेक्शन करा रही थी तो मैंने उसका भी क्लियर कंसेप्ट आपको किया था। अगर आपको वो नहीं समझ आती है तो आप वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखना कि उस कॉन्सेप्ट को कहाँ समझाया गया है, और ये आपने सोल्व आउट करना है अकाउंटिंग इक्वेशन, और साथ के साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने ये सॉल्व आउट करना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।